नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा ये कार्यक्रम हमेशा से ही आपके लिए कृषि से संबंधित अनेकानेक जानकारियां लेकर आता है। उसी के अंतर्गत आज के अंक में भी हम आपको कुछ इसी तरह की जानकारियां दे रहे हैं, जो कि हैं हम आपको बताएंगे आज के अंक में कि आलू में रोग प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। साथ ही साथ में जैविक खेती की उन्नत तकनीक के विषय में आपको बताएंगे हमारे एक किसान भाई। उसके बाद संरक्षित खेती के विषय में कुछ जानकारियां देंगे आपको हमारे विशेषज्ञ, और कार्यक्रम के अंत में खबरें खेती की देखना ना भूलिएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू जो कि बच्चों से लेकर बड़ों सभी की पसंद के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, उन्हें अपनी थाली में होना बहुत अच्छा लगता है। आलू की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है। तो भाई आलू की खेती को अच्छी तरीके से प्राप्त करने के लिए रोग प्रबंधित होना फसलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आलू की फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, रोग प्रतिबंध कैसे किया जाए, यही है जानने का विषय आज के अंक में। आज के अंक में यह आपको बता रही हैं हमारी विशेषज्ञ, जो कि हैं डॉक्टर शिखा शर्मा। नमस्कार किसान भाइयों एवं मेरी बहनों, मैं डॉक्टर शिखा शर्मा, वैज्ञानिक, अखिल भारतीय आलू अनुसंधान परियोजना चंदनगांव छिंदवाड़ा में कार्यरत हूँ। मेरा विषय है पौध रोग व्याधि। आज हम यहाँ पे आलू के क्षेत्र में हैं। आलू जो हमारी एक प्रमुख फसल है, इसमें बहुत से रोग का आक्रमण हमें देखने को मिलता है, जिनके कारण हमारी फसल की जो गुणवत्ता है और उसकी यील्ड में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। लगभग 50 से 60% तक हमें हानि देखनी पड़ती। तो आलू में जो मुख्य रोग है जिनसे कारण काफ़ी नुकसान होता है, इसमें झुलसा इसमें दो प्रकार का मेन रहता है, अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा। अगेती झुलसा अगर हम देखेंगे तो जो हमारी फसल है, लगभग जब हमारी 30 दिन की फसल होती तो लगभग 30 दिन के करीब में हमको पत्तियों के निचले सतह में छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे फसल हमारे तने में, पत्तियों में, पूर्ण पौधे में आ जाते हैं, जिसके कारण हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अफेक्ट होती है। और इसमें आप देखेंगे पत्तियों पर छल्लेनुमा आकृति आपको देखने को मिलती है, भूरे रंग की छल्लेनुमा आकृति देखने के लिए मिलती है। दूसरी हम जो है पिछेती झुलसा में हमें पत्तियों की सतह पे पनीले धब्बे दिखाई देने को मिलते हैं, जो सुबह में अगर आप देखेंगे तो उसकी निचली सतह में फफूंद आपको दिखाई देगी। और ये बहुत ही विनाशकारी रोग होता है। अगर इस समय पे हमें आर्द्रता काफ़ी बनी रहे, आसमान में बादल हो और अगर बारिश की संभावना हो जाती है तथा तापमान अगर काफ़ी निम्न का रहता है, तो यह रोग काफ़ी विनाशकारी साबित होता है। तो इन दोनों ही जो झुलसा है, अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा के प्रबंधन के लिए हमें जो उपचार लेना है वो यह है कि हमें हमारी जो फसल है 30 दिन के लगभग जब आती है, हमको इस प्रकार के जब लक्षण दिखाई देते हैं तो हम उसमें कार्बनडाजिम जो है रासायनिक दवा है, कार्बनडाजिम का 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, छिड़काव करें। और अगर हमारी बीमारी जो है रोग की अगर ज़्यादा इफेक्ट आपको दिख रहा है तो उसको 7 दिन के अंतराल से आप छिड़काव करें। इस प्रकार का जो छिड़काव है लगभग आप 3 से 4 बार करें 7 दिन के अंतर से। और अगर आपको कम लगता है, उसका इफेक्ट कम है, तो आप लगभग उसे 12 से 14 दिन के अंतराल से इन दवाओं का छिड़काव करें। पिछेती झुलसा के लिए हमें और एक रेडोमिल MZ के नाम से आता है, इसे भी 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव करें। और अगर आपको आगे भी इससे बचना है तो जब भी हम बोनी करते हैं, बोनी के समय हमें अपने बीज उपचार करना है। 1 किलो बीज में लगभग 2.5 से 3 ग्राम कार्बनडाजिम मिला के आप बोएं, ताकि भविष्य में जो बीमारी का खतरा रहता है वो कम से कम हो। तीसरी जो बीमारी इसमें आलू में हमको देखने को मिलती है, जीवाणु बैक्टीरियल विल्ट जिसको हम कहते हैं। इसमें आपको जो पौधा है हरी अवस्था ही में मुरझाया हुआ दिखाई देता है। इसके उपचार के लिए हमको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हम स्प्रे करें 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो उसको भी हम 3 बार रिपीट करें 7 से 10 दिन के अंतराल में, जैसे ही हमारी रोग की संभावना है उसको 3 बार कम से कम लें। इसके पश्चात हमें इसमें मोज़ेक विषाणु जिसे हम कहते हैं, विषाणु के कारण मोज़ेक है, लीफ रोल है, ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। मोज़ेक में आप देखेंगे कि पत्तियों में गहरे हरे, हल्के हरे चकत्ते दिखाई देते हैं और पत्तियां जो हैं बहुत
खड़ के उसको आप करेंगे, हिलाएंगे तो खड़ की आवाज़ आती है, थोड़ी कड़क सी भी हो जाती है। तो ये जो मोज़ेक है जिसको हम कहते हैं, इसके प्रबंधन के लिए हमें इंसेक्टिसाइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वेक्टर रहता है, वाहक रहता है, वो आपके एफिड हैं, ये रहते हैं। तो इनके प्रबंधन के लिए हमको इमिडाक्लोप्रिड जो है आधा ml प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें, 7 दिन के अंतराल से करें, और तो काफ़ी हद तक ये समस्या का समाधान हो जाता है। और हमें जब फसल कटने की अवस्था आती है तो हमारे जो भी अवशेष रहते हैं, फसल के हमारे जो भी अवशेष रहते हैं, उनको कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके दूर कहीं गड्ढे में जाके हम उसको दबाएं, क्योंकि जब हम अगले कोई फसल लेते हैं तो उसमें जो हमारे जीवाणु हैं, विषाणु हैं या जो कवक हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारे जो अफेक्टेड पौधे रहते हैं उनमें वो सर्वाइव करते हैं। तो हमको उनका भी उचित प्रबंधन करना है, ताकि अगली जो फसल हम लें उसमें किसी भी प्रकार के कोई कवक ना हो उसमें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार आप जब करते हैं तो आपका आधा मैनेजमेंट वहीं पे हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नमस्कार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई, जैविक खेती आपके खेतों के लिए कितनी लाभदायक है ये तो आप जानते ही हैं। रासायनिक खेती से जहां एक और पर्यावरण, आपका स्वास्थ्य और कृषि की भूमि का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है, तो उसको सुधारने के लिए एकमात्र विकल्प है जैविक खेती। जैविक खेती की उन्नत तकनीक के विषय में आज आपको बताएंगे श्याम सिंह कुशवाहा। ये बेरसिया भोपाल से आपके लिए उपस्थित है ये जानकारी लेकर। मेरा नाम श्याम सिंह कुशवाहा, ग्राम गोलखेड़ी, बेरसिया रोड का निवासी हूँ। मैं पिछले 5 वर्ष से जैविक खेती, पॉली हाउस और ड्रिप पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले जब मैं पढ़ाई करता था, मैंने BCA ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो हमारे पापा जी मम्मी पुरानी पद्धति भी खेती करते थे, जो कि गेहूँ, चना, सोयाबीन पे खेती करते थे। उसके बाद समय समय जैसा चेंज होता गया, मैं एग्रीकल्चर में आया। उद्यानिक विभाग के माध्यम से सबसे पहले हमने पॉली हाउस लगवाया। आशा मैडम जो कि मार्गदर्शन हमारे बनी अधिकारी, जिन्होंने हमारे उनके माध्यम से पॉली हाउस लगवा कर संरक्षित खेती करना चालू किया। इसके बाद फिर मैंने सोलर पंप एनर्जी का उपयोग करा और धीरे धीरे 12 एकड़ के फार्म में पूरा एग्रीकल्चर, बागवानी, संरक्षित खेती और ड्रिप मल्चिंग पे काम करते हुए मुझे अभी 5 से 6 साल पूरे हो चुके हैं। जैसे हमारे अभी कस्टम हायरिंग केंद्र में हमारा नंबर आया, जिसमें कि हमने कस्टम हायरिंग केंद्र लिया और हमने एक समूह किसानों का साथ मिलकर काम करना चालू कर लिया और धीरे धीरे हम जैविक खेती की ओर आए, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन में भी हमारी तकनीकी क्षेत्र में हमारी बहुत सपोर्ट की और समय समय पे उन्होंने प्रोग्राम करवाकर, जैसे हमारे कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित हुआ तो द्विवेदी जी जो KVK में हैं, उनके माध्यम से नई नई मशीनों का हमें जानकारी मिली। सभी किसानों ने मिलकर, जैसे आलू हमने अभी इस साल आलू लगाया, तो आलू हमने मिलकर उनसे मशीन लेकर आए। एक हमने केंद्र में हमारे यहाँ डेमो किया, वो आलू लगाकर के आलू की खेती ली। इसके बाद फिर सभी के सौजन से हमने बट सावित्री जैविक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, एक FPO नाबार्ड के माध्यम से हमारा स्थापित हुआ, जो कि अभी 3 से 4 महीने हो चुके उसके स्थापित गए हुए। तो हमने सब 301 किसानों ने मिलकर
FPO के माध्यम से अभी दूध कलेक्शन सेंटर और एक एकड़ में जैविक खेती करना चालू किया, जिसमें हमने प्रयोगशाला बनाकर बर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, दसपत्ती काढ़ा और जैसे बहुत अच्छा एक खाद होता है समाधि भस्म, जिसका उपयोग बहुत कम किसान करते हैं। अभी हमने उसका शुभारंभ किया हमारे यहाँ पे करना। जैसे हमारे यहाँ कोई गाय ख़त्म हो जाती है तो साधारण किसान उसको लाके फेंक देते हैं, तो हम उसको फेंकते हुए उसको गड्ढा 10 फीट गड्ढा घेरा कर और 10 किलो नमक के साथ उसको गड़ा देते हैं। जो हमने अभी एक गाय गड़ाई हुई है, जो अब हम 2 महीने बाद 10 महीने करीब हो जाते हैं, तो 2 महीने उसको निकाल कर फिर हमारे खेत में उसको हम डालेंगे। और हमें सभी किसानों और हमारे साथ मिलकर जो किसान कार्य कर रहा है, उनके साथ मिलकर अभी जैविक खेती कर रहे हैं। जो बर्मी कंपोस्ट यूनिट हमने स्थापित की, और जिस समय केंचुए और खाद भी हमारे फार्म से बचता है तो हम उसको भी बेच देते हैं। और हमने पपीते लगाए हुए हैं, तो बागवानी में पपीते, और 1 हेक्टेयर में हमने अमरूद लगाए हुए हैं, जो कि उद्यानिकी के विभाग के द्वारा निःशुल्क हमें दिए गए। उसके बीच में हमने आलू, बैगन, टमाटर लगाकर दोनों फसल एक ही खेत में ले लेते हैं, जिसका हमें अधिक मुनाफा हुआ। जो हमारे मम्मी पापा खेती करते थे, तो ये 12 एकड़ ज़मीन से साल भर में 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था। और आज समय के साथ हमने तकनीक चेंज की और जैविक खेती में हम आए, तो हमारा यहाँ भी लागत 10 से 12 गुना बढ़ गई। 12 महीने हम सब्जी भाजी, गेहूँ केवल हमने 1 एकड़ में लगाए, जो जैविक खाने के लिए पहले हम अच्छा खाएँ फिर दूसरों को खिलाएँ। इस पद्धति पे काम करते हुए हम अभी जैविक खेती में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ गोभी, पालक का बीज तैयार करना, कुछ हमने अभी बागवानी में नारियल के पौधे नर्सरी तैयार की है, अमरूद, ताइवान पिंक के पौधे तैयार करे हैं, जो कि हमारे किसानों को हम बेचते भी हैं और हम भी लगाते हैं। और मैं हमारे सभी युवा साथियों से, किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि खेती को ना छोड़ के जो भोपाल जा रहा है, वो कृपया कर अपने खेतों को डबल से केवल तकनीक का बदलें। तकनीकी की कमी के कारण वो अपनी खेती छोड़ रहे हैं। तकनीकी चेंज करें तो 101% अपना जो कृषि कार्य है वो आपको लाभ मिलेगा और अधिक आमदनी मिलेगी। अभी हमने गर्मी के लिए प्याज लगाया हुआ है खेत में, 1 एकड़ में प्याज, और अभी 2 एकड़ में गिलकी और कद्दू के लिए हमने नर्सरी तैयार करने के लिए पहले हम पन्नी के पॉली बैग में उसको बीज हमने रोपित कर दिया है, जो कि हमें 1 महीने का समय हमारे खेत में लगा के, पानी हमारा ज़्यादा लगता है, निदाई का खर्चा बच जाता है। पन्नी के पैकेट में तैयार कर लिया, उसको उठा के हम अभी खेत में लगाएंगे। और इसके साथ साथ हमने मछली खाद का उपयोग करते हैं। और हमारे FPO में कुछ किसान हैं जिनको मछली पालन के लिए अभी तैयारी में चल रहे हैं, तो हमने अभी एक तालाब बनाया 1 एकड़ का, जिसमें हमने रेहू, कतला, कामनकार 6 से 7 हज़ार बच्चे छोड़े, जिसको 4 महीने हो गए अभी छोड़े हुए। 400 ग्राम के लगभग उसका वजन हो गया हुआ है। तो हम उसको अभी ट्रेनिंग रूप में हमने 1 तालाब खोदा है, फिर आगे हम जैसे विचार है कि 10 से 12 तालाब और खोदेंगे, और उसमें हम यही मछली को पाल कर, और उसका जो पानी होता है उसको हम क्या करते हैं कि ट्यूबवेल का पानी उसमें डालते हैं, उसका पानी जैविक खेती के रूप में खेतों में दे रहे हैं। तो उससे भी हमारी फसल में अभी बढ़ोतरी हुई है, और हमें खाद का कम उपयोग करना पड़ रहा है, जैसे कि बर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र का स्प्रे। और जैविक खेती के लिए मैं हमारे किसान भाइयों से मतलब अपना तजुर्बा बताना चाहता हूँ कि जैविक खेती आप कर रहे हैं तो आप कृपया कर हर हफ्ते में 1 बार दवा का स्प्रे करें। 10 पत्ती काढ़ा 1 हफ्ता, दूसरे आपने दूध और हल्दी का मिला के स्प्रे कर दिया, तीसरा आपने उसमें फिर मछली खाद का स्प्रे कर दिया। ऐसा आपका एक चार्ट बना लें कि मुझे हर संडे, हर इतवार 1 दवा का स्प्रे करना है, जो कि कीट आए ना। अगर कीट आएगा तो फिर आप जैविक खेती में आपको दिक्कत होगी। उस दिक्कत से बचने के लिए आप हर इतवार, हमने अभी ऐसे शेड्यूल बना के रखा हुआ है, हर इतवार कोई ना कोई हमें दवा का स्प्रे करना है। तो हमारी फसल की लागत कम हो जाती है, लागत कम होगी तो आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। इससे पहले मम्मी पापा हमारे जैविक खेती नहीं करते थे, तो उसमें क्या होता था कि लागत ज़्यादा आती थी, तो हमें 10 से 20 हज़ार रुपये का खाद ला के अपन ने डाल दिया, कीटनाशक दवा डाल दी, तो ऐसे 40-50 रुपये खर्च हो गए। अपन जैसे हमारा टमाटर 1 एकड़ में 60,000 का बिका और लागत आई 40,000 रुपये, तो उसमें बचत कितनी 20,000 रुपये की होती थी। अब हमने क्या कर दी, जैविक खेती में लागत आती केवल 20,000 रुपये, केवल, और 20 से कमी आती है, फिर भी 20,000 रुपये लागत आती है, और उसको अपन ने 60,000 में बेचा तो अपनी लागत कम हो गई, आमदनी अपने आप 40,000 रुपये बढ़ गई। अभी मछली पे हम काम कर रहे हैं सभी किसान मिलकर, और मछली का आगे कारोबार बढ़ाएंगे इसको।
किसान भाइयों, आज के परिवेश में कृषि का अगर बेहतर विकल्प है तो वो है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक है, इसमें क्या क्या आपको करना पड़ता है, कैसे जीरो बजट की खेती आप कर सकते हैं, यही जानने का विषय है आज के अंक में। डॉक्टर सुधीर धाकड़ आज आपको बता रहे हैं कि संरक्षित खेती क्या है। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम संरक्षित खेती की जो उन्नत तकनीक है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आप लोग भी जानते हैं कि आज के ज़माने में जब मौसम की विपरीत परिस्थिति बनी रहती है, इसमें हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कभी ज़्यादा ठंड रहती है, कभी ज़्यादा बरसात होती है, कभी गर्मी के सीज़न में ज़्यादा हमारा गर्मी पड़ती, तापक्रम ज़्यादा रहता है। ऐसे में हमारा फसल उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। इसके लिए जो संरक्षित खेती है बहुत ही उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। संरक्षित खेती इस तरह की उन्नत कृषि तकनीक है जिसके माध्यम से हम लोग कंट्रोल कंडीशन में हम लोग तापक्रम को और जो भी जलवायु के जो प्रमुख कारक रहते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। संरक्षित खेती के जो रहते प्रमुख फायदे किसान भाई आप लोग भी देख रहे हैं जो इसको अपना रहे हैं, उसमें क्या है, हम लोग जो मौसम में कभी ठंड ज़्यादा रहती है कभी कम रहती है तो इसको तापक्रम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बरसात के सीज़न में ये हमारा नेट हाउस पाली हाउस रहता है, इसमें हम लोग बरसात के सीज़न में उसको बरसात को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह का जो उसमें नेट हाउस पाली हाउस में 50% के नेट हाउस रहते हैं, इसमें हवा हम लोग 50% जाती है। इस तरह की कंडीशन हम लोग कंट्रोल कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है उसको भी तापक्रम को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की कंट्रोल कंडीशन में जो हमारी हाई वैल्यू क्रॉप हैं जिनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है, जिसका बाजार मूल्य हमको काफ़ी अच्छा मिलता है, किसान भाई उन फसलों को हम लोगों को संरक्षित खेती के लिए चयन किया जाना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि संरक्षित खेती में क्या क्या चीज़ें आती हैं। संरक्षित खेती के जो प्रमुख घटक है किसान भाइयों आप लोग भी जानते हैं कि संरक्षित खेती में सबसे पहले रहता है प्रमुख एक घटक है बेड बनाना, मतलब जो हमारा मेड़ पे खेती करना, ये प्रमुख घटक है। उसके बाद में मेड़ बनाने के बाद में हम लोग उसमें ड्रिप इरिगेशन करना, पानी की बचत के लिए, और जो हमारा न्यूट्रेंट है हमारा सीधा जड़ों में जाए इस तरह के लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, माइक्रो इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही किसान भाई हम लोग मल्चिंग हमारी फसलों में प्रयोग करते हैं, जो क्रॉप कवर रहती है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके साथ नेट हाउस, पाली हाउस और इस तरह की जो तकनीक है ये सभी संरक्षित खेती के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि बेड बनाना, तो बेड बनाने के लिए रेज बेड प्लांटर रहता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें बेड बनती है और मेड़ पे खेती करते हैं। तो मेड़ पे खेती करने के लिए हमारे बरसात के सीजन में हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इसमें सुरक्षित जल निकास हो जाता है, मेड़ पे हमारी फसल रहती है, सब्जियों की फसल रहती है, इसके कारण उसमें जड़ों का विकास अच्छा होता है, हमारे को उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके साथ मल्चिंग में अलग अलग तरह की पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। काली पॉलीथीन रहती है वो हमारी फल वृक्षों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे संतरा हो गए, आम हो गए, अमरूद हो गए, इसके लिए। इसी तरह नीली पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। आजकल जो प्रचलन में आ रहा है वो रहती है ऊपर जो सफ़ेद रंग की पॉलीथीन रहेगी और नीचे काले कलर की पॉलीथीन रहेगी, जिससे हमारे कीटबादियों का भी प्रकोप इसमें कम से कम देखने को मिलता है। मल्चिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं 1 एकड़ में हमारे जो मल्चिंग सीट की जो आवश्यकता रहती है वो लगभग 6 बंडल की रहती है, और एक बंडल जो रहता है उसके डायमेंशन हम लोग लंबाई चौड़ाई देखें तो उसमें 400 मीटर लंबा रहता है और 1.2 मीटर ये चौड़ा रहता है। तो इस तरह के इसमें रहते 25 माइक्रोन की जो पॉलीथीन रहती है, मतलब पॉलीथीन की जो चौड़ाई है वो थिकनेस है वो 25 माइक्रोन रहती है। इसको हम लोग सब्जियों के लिए प्रयोग में लाते हैं और ये लगभग 6 महीने के लिए चल सकती है, 6-8 महीने चल सकती है। और 2 फसलें जिनकी कम उम्र की फसल है, जैसे किसान भाई अभी तरबूज खरबूज लगा रहे हैं उसमें मल्चिंग में, उसके बाद में वो खीरा भी लगा सकते हैं। 2 फसल इसमें जो 2-2.5 महीने की रहती है इसमें पूरी हो जाती हैं। इस तरह मिर्च भी लगाते हैं किसान भाई, टमाटर भी इसमें लगा रहे हैं। तो इस तरह की इसमें 25 से 50 माइक्रोन की जो पॉलीथीन है वो 6 से 1 साल तक ही चल जाती हैं। इसी तरह जो हमारे फल वृक्ष हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, इस तरह के फल वृक्ष में ही मल्चिंग प्रयोग में लाते हैं। काली कलर की पॉलीथीन रहती, उसके लिए हम लोग 100 माइक्रोन की पॉलीथीन इसमें प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह का लगभग 1 एकड़ में 10,000 रुपये का इसमें खर्चा रहता है। और इस पर हमारा उद्यान की विभाग के माध्यम से किसान भाइयों को अनुदान भी इसमें मिल रहा है। तो किसान भाइयों आप लोग भी अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें तरबूज खरबूज ज़रूर मल्चिंग पे लगाएं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन रहेगा।
पिछले 2 सीज़न में हम लोग देख रहे हैं, गर्मी के सीज़न में लॉकडाउन रहा, इसके बावजूद भी हमारे शाजापुर ज़िले के कई किसानों ने, कांतिलाल पाटीदार है, गोपीपुर में है, सोनेरा में है, आसपास के कई गाँव में हमारे शाजापुर में किसान भाई तरबूज खरबूज लगा रहे हैं और प्रति एकड़ लगभग 1 लाख से ज़्यादा की इनकम प्राप्त कर रहे हैं। तो अभी समय है, आप लोग भी इसमें लगा सकते हैं। जो आपके नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र है, उद्यानिकी विभाग के कार्यालय से तकनीकी जानकारी लेके, और हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र में इस तरह के प्रशिक्षण लगातार चलते रहते हैं। वहाँ से आप लोग तकनीकी जानकारी लेके आप लोग तरबूज खरबूज जरूर लगाएं। किसान भाई, उसके बाद में जो संरक्षित खेती का एक प्रमुख घटक रहता है वो रहता है नेट हाउस, पॉली हाउस। इस तरह के जो हाईटेक तकनीक रहती है, नेट हाउस, पॉली हाउस रहता है, इसमें मतलब ये है कम ज़मीन पे जो आप लोग फील्ड पे कर रहे हैं, जैसे तरबूज खरबूज लगा रहे हैं मल्चिंग पे, तो उसके लिए ज़्यादा ज़मीन हो उसमें रहती, लेकिन आपके पास में 1000 मीटर स्क्वायर भी छोटा सा प्लाट है, 500 मीटर भी है, तो इसमें नेट हाउस, पॉली हाउस, जो भी आपकी बजट की उपलब्धता है, जो आप फसल उगाना चाहते हैं वो भी आप इसमें करके इसमें ज़्यादा इनकम आप लोग ले सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, यदि टमाटर की खेती आप लोग सीधे बेड पे कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 500 कुंटल ही उत्पादन होता है। यदि आप लोग ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से कर रहे हैं, आप लोग सीधे जड़ों में पानी देने लगे और घुलनशील खाद देने लगे, तो उसमें प्रति हेक्टेयर 700 कुंटल का उत्पादन हो जाता है। इसी तरह उसमें मल्चिंग हमने लगा दी तो उसमें लगभग 1000 कुंटल के लगभग उत्पादन हो जाता है। यदि हम लोगों ने नेट हाउस, पॉली हाउस में टमाटर का उत्पादन किया तो किसान भाइयों, तो 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन इसमें होता है। इसलिए इसमें जिसके पास में ज़मीन की कम उपलब्धता है और हाईटेक खेती करना चाहते हैं किसान भाइयों, वो नेट हाउस, पॉली हाउस के लिए आप लोग ज़रूर इसमें खेती करें। इसमें खर्चा जो आता है, यदि आप लोग उसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक रहते हैं लो कास्ट वाले, जिसमें कि लगभग 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आता है। दूसरा आता है मध्यम खर्चे वाले, जिसमें कि लगभग 500 से 700 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। तीसरा रहता है हाईटेक, जिसमें कि हम लोग पूरा तापक्रम को भी कंट्रोल करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। सभी जो हमारी जो कंडीशंस हैं उनको हम लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं और कंप्यूटराइज कंट्रोल होता है। इसमें लगभग 2000 मीटर स्क्वायर का खर्चा इसमें नेट हाउस में आता है। तो किसान भाई, इस तरह की संरक्षित खेती की जो नई तकनीक है वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, उद्यानिकी विभाग के माध्यम से तकनीकी जानकारी लेकर आप लोग खेती बाड़ी करेंगे तो निश्चित ही आपकी आय में वृद्धि होगी, इससे आप समृद्ध रहेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, समय हो चला है कि हम मौसम की जानकारी, खेतों में क्या क्या काम करना चाहिए उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। तो चलिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम खबरें खेती में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। पूसा कृषि विज्ञान मेला, कृषि मंडियां होंगी आधुनिक, किसानों की खुशहाली का बजट, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों का आह्वान किया कि वे कृषि की नई तकनीकों और वैज्ञानिक नवाचारों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को बीज से बाजार तक की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। श्री चौधरी भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा आयोजित पूसा कृषि मेले के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के अनुसंधान से भारतीय कृषि उन्नत हो रही है। युवाओं का भी कृषि की ओर उत्साह बढ़ रहा है। सरकार ने कृषि बजट को लगातार बढ़ाया है। कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने न केवल MSP की दर बढ़ाई है, इसके साथ ही फसलों की भी दर बढ़ाई गई है, बल्कि खरीदी भी बढ़ाई गई है। देश में 10,000 नए MPO बनाए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रा फंड से गांव-गांव में सुविधा जुटाई जा रही है। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में भी विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री चौधरी ने किसानों को सम्मानित भी किया है। चलिए अब बात करेंगे, कृषि मंडियां होंगी आधुनिक। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की मंडियों को अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। श्री पटेल कृषि विपणन बोर्ड के संचालन मंडल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक साधनों से लैस मंडियों में किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। कृषि मंत्री ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत मध्य प्रदेश की मंडियों को जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बैठक में बताया गया कि राज्य विपणन विकास नियम निधि 2000 के तहत मंडियों के निर्माण कार्य किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने मंत्री समिति हरदा को आदर्श मंडी के रूप में विकसित करने की भी मंजूरी दी है। चलिए अब बात करेंगे किसानों की खुशहाली के बजट के बारे में।
किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और अन्य संबद्ध विभागों के 40,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी। यहाँ किसान आएंगे, खेती से संबंधित प्रदेश और केंद्र सरकार की योजना उसकी जानकारी मिलेगी। कृषि ओपीडी रहेगा, एक तरह से हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठेंगे और किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देंगे, गोबर से खाद, गौमूत्र से दवाई बनाने के प्रशिक्षण भी देंगे और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो, हमारे बच्चों का भविष्य बचे, कैंसर से मुक्ति मिले, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़े और किसान की आय भी दोगुना हो, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। चलिए अब बात करेंगे मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण की। किसान भाई अब खेती के साथ साथ अन्य काम करके भी अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही शुरुआत रतलाम जिले में हुई है, जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर किसान अब खेती करने के साथ ही मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं, जहां अपनी आय बढ़ा रहे हैं, अपनी आय को दोगुनी कर रहे हैं, वहीं लोगों के जीवन में मिठास भी घोल रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है। एक किसान दंपत्ति धन्नालाल और उनकी पत्नी जमुनाबाई ने प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने खेतों में ही मधुमक्खी पालन शुरू किया और 1 महीने में ही शहद उत्पादन भी शुरू कर दिया है। जिले में शुद्ध शहद की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं किसानों का रुझान भी मधुमक्खी पालन में देखा जा रहा है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक से प्राप्त जानकारियों से निश्चित तौर पर आप लाभान्वित होंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।